Assalamu alaikum everyone. This is Atifa Fatma from DKD Pakistan, and today we are conducting webinar on PCOS and infertility. क्योंकि आप लोग को पता है कि PCOS और इनफर्टिलिटी आजकल जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है विमेन में। इसका बहुत हाई रेशियो होता जा रहा है दिन ब दिन। आप लोग को मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पर आज बात करते हैं और अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर्स हैं जो हमें पहले भी पैनल में ज्वाइन कर चुकी हैं। और आज हमारे पास हैं हिबा अनवर, जो कि हमारी प्रोडक्ट मैनेजर हैं। और डॉक्टर फरहत सलीम, जो कि हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। और डॉक्टर समदाना, जो कि हमें पेशावर से ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर नाहिद, जो कि हमें सिंध से ज्वाइन कर रही हैं। और हमारी एक बहुत ही अच्छी एलएचवी हैं जो कि हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। ये चारों लोगों का पैनल डिस्कशन है। हिबा डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगी आपसे रिगार्डिंग द पीसीओज एंड इनफर्टिलिटी। तो उस पर आपको बताना है कि आप किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो भी खवातीन को जिस तरह के मसले होते हैं वो इसको किस तरीके से उसकी टेक केयर कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। ओवर टू यू हिबा। Thank you so much, Atifa, for such a lovely introduction. I would like to start the questionnaires. So, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम पीसीओएस तो डिस्कस करें, लेकिन बहुत सारी जो हमारी मेजर मार्केट है, जैसे कि अर्बन मार्केट हो या रूरल मार्केट हो, उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अगर डॉक्टर संधाना आप डिफाइन करें एक आम लेमैन के उसमें टर्म्स में कि पीसीओएस क्या होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं अर्ली, जिससे एक फीमेल को आइडिया हो कि यार मेरे पास ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आई शुड गो एंड विजिट अ डॉक्टर। सो कैन यू प्लीज टेल अस? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हिबा। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है पीसीओज। हम लोग हर एज ग्रुप में पेशेंट रिसीव कर रहे हैं। बच्चियां हैं या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, या इसके अलावा जो हमारे पास एजेड वुमेन है, इवन उनमें भी सिम्टम्स हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो पीसीओज एक्चुअली ऐसी बीमारी है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे हम जेनेटिक फैक्टर्स ले लेते हैं, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, जैसे उसकी मदर है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उसकी खाला या बहन है, तो 50% ऑलमोस्ट चांस है कि इस पेशेंट को भी पीसीओज हो, राइट। तो जो हमारे क्राइटेरिया है उसमें इस तरह है कि पेशेंट जब प्रेजेंट करता है, तो अगर हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, जिसमें पेशेंट को मेंसेस माहवारी जो होती है तो वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। पेशेंट का इंटरवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे 2 महीने के बाद, 3-4 महीनों के बाद उसको मेंसेस आते हैं। इसके अलावा जब अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो भी काफी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। पेशेंट्स अक्सर इससे बहुत घबरा जाते हैं। इसके अलावा उनमें कुछ और सिम्टम्स, जैसे बालों का फेस पे, जिस्म पे, हाथ पाँव पे ज्यादा होना ये शुरू हो जाता है। इस तरह मर्दों की तरह उनपे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि उनपे एक्नी या मेल पैटर्न बाल्डनेस जो होता है, जैसे उनके सर के बाल गिरते हैं और एक्नी वगैरह डेवलप होती है, तो ये चीजें भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, फाइनल डायग्नोसिस मतलब अगर इस क्राइटेरिया में हम देखें तो हमें अल्ट्रासाउंड पे जो पेशेंट की ओवरीज होती हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है, उनमें छोटी छोटी फॉलिकल्स या उनको पानी की थैलियां कह दें, ये बनना शुरू हो जाती हैं। तो अमूमन इन पेशेंट को ये सिम्टम्स होते हैं, और जब वो प्रेजेंट करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में हो, वो किसी भी सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकती है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो तो हाइपर एंड्रोजनिज्म, जैसे बाल बहुत ज्यादा हो गए फेस पे, जिस्म पे वगैरह, या इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स पेशेंट में हो तो हमें उनके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी हो जाता है। Thank you so much, Dr. Sandana, for defining PCOS in so much detail. मेरा next question जो है वो ये होगा कि कितनी population जो है हमारी PCOS का शिकार है, और पाकिस्तान में इसका जो रेशो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है। इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी गाइडेंस दे दें, डॉक्टर फरहत। जी, पाकिस्तान एशियन कंट्रीज में आता है, और एशियन कंट्री में इसका इंसिडेंस कुछ बुक्स कहती है अप टू 50% हो गया है। और 49% जो फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ आ रही हैं,
उनमें जो कॉज जो है वो पीसीओडी है। तो इंसिडेंस इज रेजिंग। उसकी वजह ये है कि अब हमारा जो लाइफस्टाइल है ना बच्चियों का, वो आप देखें जंक फूड की तरफ बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ज्यादा जा रही हैं, और उसके अलावा जो नाइट को जागना, रात को जागते रहते हैं, हार्मोन में डिस्टर्बेंस आती है, और अल्टीमेटली वो ओबेसिटी के शिकार होती हैं, और वो आगे प्रॉब्लम चल पड़ता है उनका। तो इसलिए मेजोरिटी से हमारे जो इंसिडेंस जो एशियन कंट्रीज हैं उसका इंसिडेंस काफी ज्यादा हो चुका है। अब हमारे पास पेशेंट आता है तो जरूरी नहीं वही बात कि जो हमारा रैंडम क्राइटेरिया है उसमें 3 बातें हैं कि आपके पीरियड्स में कोई चेंजेस आ गई हैं, या दूसरी तरफ आपके कोई हाइपर एंड्रोजिज्म हम कहते हैं, जैसे एक्ने आ जाना या बाल आ जाना, इन चीजों को कहते हैं। पेशेंट जरूरी नहीं होता वो आपको आके इसी तरह ही बताया कि हमने खुद उसको देखना होता है, और आप इंसिडेंस देखें तो वो रेस कर रहा है। जो अनमेरिड बच्चियां हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ आती हैं, और जो मैरिड बच्चियां हैं वो स्पेशली इनफर्टिलिटी के साथ आती हैं, और पेशेंट कई बार एसिम्टोमेटिक होता है, तो लेकिन डॉक्टर आपने फरज, इन्वेस्टिगेट किया। पीसीओएस में हमेशा इनफर्टिलिटी ही होती है, या मतलब कहते हैं ना कि जिनको पीसीओएस है वो कभी भी जी, लाइक कंसीव नो नहीं कर नो, सकती, ऐसा तो इज इशू इट अ नहीं है। रियलिटी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली पीसीओएस एक ऐसी प्रॉब्लम है फीमेल का जिसको हमें मैनेज करना है, ये खत्म नहीं होती। इसको हमने मैनेज करना होता है। मैनेज हमने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट करना है कि आपके पास पेशेंट आया है वो किस वजह से आया है। वो अगर इनफर्टिलिटी की वजह से आया है तो आपने थोड़ा सा उसको अगर तो एमिलोरिया के साथ है उसको आप विड्रॉल करा के तो आप उसको उस पे डाल देंगे, कॉन्सेप्शन के लिए मेडिसिन पे डाल देंगे। इसी तरह कुछ जो रेगुलर साइकिल्स के साथ आते हैं उनका थोड़ी देर के लिए साइकिल रेगुलर करके फिर वो मेडिसिन ऑफ करके आप उसको उनको कॉन्सेप्शन की मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं, पेशेंट कंसीव कर जाते हैं। लेकिन बात हुई कि उनको हर दफा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जब भी उन्होंने प्रेगनेंसी वो चाहते हैं उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसको हम डिजीज को खत्म नहीं कर सकते, ये है इसका। लेकिन फर्टिलिटी मतलब है होती तो है, लेकिन इसमें एक 50% लोग कंसीव कर जाते हैं। 50 को कंसीव करते इश्यूज होते हैं क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करती, वेट नहीं रिड्यूस करती, वो पेशेंट को अपनी हैबिट्स नहीं चेंज कर रही होती, उससे इशू आता है। लेकिन ओके, थैंक यू अब सो तो मच। बहुत सारी जो लड़कियां भी हैं मोस्टली उनको भी पीसीओएस होते हैं। तो आजकल तो बहुत ही मैनेजेबल ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे कि मतलब 50% लोग कहते हैं कि हमने पीसीओएस को रिकवर कर लिया। तो आप ये कह रही हैं कि मतलब ये नहीं, खत्म पीसीओएस नहीं होते खत्म लेकिन नहीं है, मैनेजेबल नहीं, होते मैनेजेबल है, ये खत्म नहीं होता। हैं। देखिए मैनेजेबल इस तरह, अब कोई पेशेंट है उसको हेयर ग्रोथ का इशू था, वो साइक्लोटीरोन एसीटेट प्लस एस्ट्रोडाइल ले रही है, फिनाइल एस्ट्रोडाइल वाले साल्ट ले रही है। अब ये जिसके लाइन आती है डाइट आती है और ये डायन 35 आती है। अब वो 6 से 9 महीने उसने मेडिसिन वो दी, 6 से 9 महीने के बाद वो काफी कुछ उसका कवर हो जाता है। जब वो ब्रेक लेते हैं ना थोड़ी देर के बाद वो दोबारा वो आता है, ये उसका मतलब 100% नहीं है। उसके साथ उसकी वैक्सिंग है, उसकी आप प्लकिंग करते हैं तो वनिका आती है आजकल, एप्टोरॉन की क्रीम है, वो आप अप्लाई करें। मतलब उससे ये सारा कुछ कम तो हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता टोटली। आप ये खत्म हो गया ऐसा नहीं होता, उनको मैनेज करना पड़ता है कि जैसे उनको भी लगे इश्यू स्टार्ट हो रहा है आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। तो डॉक्टर फरज, आप ही कंटिन्यू कर लें। आप मुझे बता दें कि हमारी जैसे मेडिसिन है एक्नॉट, तो क्या वो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज दे सकते हैं कि क्या हम मेडिसिन वो यूज कर सकते हैं लड़कियां, या अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए? बिकॉज यू जस्ट सेड ना कि ये खत्म तो नहीं होती बट इट कैन बी मैनेज। तो क्या जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं वो क्या है पीसीओएस के लिए? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट काउंसलिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पेशेंट को पता हो कि मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी करनी, मैंने अपना वेट रिड्यूस करना ही करना है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 10% वेट रिड्यूस करती हैं, उनको ऑटोमेटिकली वो कंसीव कर जाते हैं, उनका इनफर्टिलिटी का इशू खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जो जिस पेशेंट को इशू चल रहा है पीरियड्स का, तो उसको हम सीओसीपीज दे सकते हैं। ठीक है, हो गया। आ रही है आवाज आपको? जी, आप कह रही थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो आप कह रही थी कि पीसीओएस की फर्स्ट लाइन हाँ, ट्रीटमेंट के लिए ठीक सीओसीपीज है। हम यूज करवाते हैं पेशेंट का साइकिल रेगुलर करने के लिए। साइकिल, ओके। कुछ पेशेंट कॉन्शियस ज्यादा होते हैं कि मेरा साइकिल रेगुलर होना चाहिए, तो उनको ये साइकिल रेगुलर उनका जब 3 से 6 महीने यूज करवाने से हो जाता है, उनको साथ बताया जाता है कि इस पीरियड में, अनमेरिड बच्चों को तो ठीक है, लेकिन जो मैरिड लोग हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए आ रहे होते हैं
उनको ये बताना पड़ता है कि 3 से 6 महीने आप कंसीव नहीं कर सकते। अगर आप पीरियड्स के लिए कॉन्शियस हो तो आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। फिर अगर है कि पेशेंट के हेयर ग्रोथ का इशू साथ आ रहा है तो उसके लिए दूसरी मेडिसिन आती है जिसमें साइप्रोट्यूरॉन एसीटेट एडिड होता है। वो भी साइकिल में ही खाते हैं, साइक्लिकली उनको यूज करना होता है। तो वो फिर हम वो स्टार्ट करवाते हैं कि जिनको हेयर ग्रोथ का इशू आ रहा है। 2 ऑप्शन ये हैं। तीसरी पे आ जाता है कि जिसने इनफर्टिलिटी के लिए जिसको इशू है तो उसको हम क्लोमिफेन स्ट्रेट हम यूज करवाएंगे। और फिर उसके अगर वो उसके 6 से 9 साइकिल्स में अगर वो कंसीव नहीं करती तो थोड़ा सा गैप देके तो हम उसको लेट्रोजोल पे लेके जाते हैं, एरोमाटेजिन इनहिबिटर पे लेके जाते हैं, फिर उनको वो स्टार्ट हम करवाते हैं। तो इसके साथ पेशेंट कंसीव कर जाते हैं, क्लोमिफेन के साथ 50% कंसीव कर जाते हैं। बाकियों के लिए हम वो यूज कर लेते हैं लेट्रोजोल जो इसको रेजिस्टेंट होते हैं क्लोमिफेन स्प्रेड को, तो फिर वो यूज करवाते हैं। अच्छा, हमारे साथ शाहिदा नाज और डॉक्टर नाहिद दोनों ने ज्वाइन कर लिया है। तो हिबा, और भी जो रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप इनसे कर सकते हैं। जी, शाहिदा वेलकम, एंड डॉक्टर नाहिद ऑल्सो वेलकम टू द वेबिनार। शाहिदा, मेरा ये सवाल होगा कि जैसे डॉक्टर फरज ने हमें बताया है कि पीसीओएस की जो मेडिकेशन है वो यूज इतने पीरियड्स के लिए कर सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि बहुत सारी जो है ना मिथ्स हैं, कि अगर आप जो है पीसीओएस आपको डायग्नोस हो गया है तो यू विल गेट डायबिटीज, इट्स अ मिथ। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं वो वाला मिथ जो है वो बेसिकली रिमूव करवाना चाहूंगी। तो आप उसमें प्लीज, आपके जो है ना राय हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो आप क्या गाइड करेंगी कि क्या सारी पीसीओएस की पेशेंट्स को डायबिटीज हो जाता है, और या ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, सबको तो नहीं हो सकता, मगर कुछ पेशेंट्स को जो है हो भी सकता है। जरूरी नहीं है कि वो डायबिटिक हो जिसे पीसीओएस हो, लेकिन हो सकता है। ये नहीं है कि जो अगर 5 फीमेल को है तो उन सबको ही डायबिटीज होगा, उनको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनका लाइफस्टाइल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, लाइफस्टाइल की चेंजिंग हो सकती है, उनके हार्मोनल चेंजिंग हो सकती है। और जो है इंसुलिन की बात आती है डायबिटीज की, लेकिन हर किसी में नहीं होगी, वो किसी में हो सकती है। सारे सिम्टम्स जो है वो हर किसी में नहीं हो सकते, कुछ में कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ में कुछ होंगे। और डायबिटीज भी जो है वो सब में जरूरी नहीं है कि सबको ही डायबिटीज हो। अच्छा, बिकॉज इसके अंदर पीसीओएस के अंदर तो आई बिलीव इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ भर जाती है ना, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल हो जी, सकता है और होता तो भी है। फिर हाईली चांसेस है ना डायबिटीज के तो? बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रही, मगर अगर 5 पेशेंट्स हैं तो जरूरी नहीं है कि उन 5 को डायबिटीज हो। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, हो सकता है उनमें 4 को हो सकता है 3 को हो। ठीक है। ओके, अच्छा, मुझे एक और चीज मैं डॉक्टर नाहिद से पूछना चाहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिस शाहिदा। डॉक्टर नाहिद, सबसे पहले वेलकम टू द वेबिनार। मेरे पास एक मिथ जो है वो ये है कि जैसे पीसीओएस का हम कहते हैं कि बहुत सारी जो खवातीन होती हैं वो ये सुन के परेशान हो जाती हैं कि ओ हमें पीसीओएस हो गया, ये तो उसके अंदर तो कैंसर वाली सिस्ट होंगी। तो क्या ये ओवेरियन सिस्ट जो है वो कैंसर सिस्ट बन जाती है लेटर ऑन इफ नॉट ट्रीटेड, और इफ ट्रीटेड? तो डॉक्टर नाहिद, काइंडली अगर आप इसके ऊपर नहीं, कुछ। मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि इसमें कैंसर हो जाता है, ये मिथ गलत है टोटली। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स पीसीओएस जो है वो पूरी तरह आप जो है ट्रीट नहीं करते हो, और थोड़ा सा जल्दी से हम ये करते हैं कि पेशेंट को कंसीव करवाने के लिए फिर हम क्लोमिफेन पे या क्लोमिड पे चले जाते हैं, तो साइज ऑफ द ओवरी जो है वो बढ़ जाता है। और आपको पता है कि 3 साइकिल्स के बाद हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो जो फौरन से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है वो नहीं। तो मेरा यही मानना है कि पहले अगर आपके पास पीसीओएस का पेशेंट आता है तो आप उसको सबसे पहले यही कहें कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। ठीक है, आप में चांसेस हैं कि आप इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकते हो, लेकिन ये ट्रीटेबल है। आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाओ, आप उसको देखो, आप उसको 1 या 2 मंथ्स फॉलोअप दो। उसके बाद जो है आप जाके इसको अगर वो आ जाते हैं लेवल में, आपके मिल जाते हैं, ओवाज आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप उसको क्लोमिफेन पे या क्लोमिड पे जाके डालें। तो उससे आपके जो है ना वो नताइज थोड़े बेहतर हमें मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये ज्यादा बेहतर है।
ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर नईम। अच्छा, मेरा एक और सवाल है डॉक्टर सिंधाना, मुझे ये बताएं कि अगर किसी को डायग्नोस हो जाता है तो क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव पे या मेडिकेशन पे फॉर लाइफ टाइम चली जाएगी? और अगर लाइफ टाइम जाएगी तो उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो ये चीज़ अगर आप हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर सिंधाना प्लीज हमें बताएं तो। हाँ, अच्छा, इस तरह है कि ये एक्चुअली सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑलरेडी मेंशन हो गई है, दैट इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, जितना वेट रिड्यूस होगा इतने पेरिफेरल फैट्स कम होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जब हार्मोनल इम्बैलेंस कम होगा ऑब्वियसली पेशेंट को सिम्टम्स कम होंगे, उसकी मेंसेस ठीक आना शुरू हो जाएंगी, उसकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, और इनफर्टिलिटी भी टू एन एक्सटेंट उसकी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर पेशेंट ट्रीटमेंट जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। ऑलरेडी मेंशन किया कि सब पेशेंट को सारे सिम्टम्स नहीं होते। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट एंड एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट जिससे वो प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, पेशेंट अगर मेरे पास आई है और उसकी इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, और उसके साथ जो है तो उसको हर्सूटिज्म वगैरह है, तो हम उसमें डाइन 35 वगैरह यूज कर सकते हैं। राइट, उसमें ये है कि हम 3 मंथ 6 मंथ्स इंटरवल पे, बट अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, डाइट मॉडिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक वो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेंगी वेल एंड गुड, चलता रहेगा, लेकिन जब मूवमेंट हार्मोन स्टॉप, रिवर्स बैक के जहाँ पे वो पहले दिन पे खड़ी थी वहीं पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, सो इसी तरह अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ सिर्फ है और उसको कोई हर्सुटिज्म का इशू नहीं है, उसमें हम COCPs यूज कर सकते हैं, उसमें हम जो है प्रोजेस्ट्रोजेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दैट यू हैव टू रिड्यूस द वेट ऑफ द पेशेंट 5 to 10% ऑफ द उसका जो बॉडी वेट होगा उसमें जरूरी है, ताकि जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं हमने बेसिकली पैथोलॉजी को कंट्रोल करना है। राइट, अच्छा, अब इनफर्टिलिटी है ऑब्वियसली, सो ये सारे जो एज ग्रुप्स हैं, यंग बच्चियां हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, सब में हार्मोनल इम्बैलेंस जो है दिस इज द बेसिक पैथोलॉजी। राइट, सो हमने उनको उसी तरह ट्रीट करना है जैसे उनकी सिम्टम्स, या सिंगल सिम्टम है या मल्टीपल सिम्टम्स है, इट डिपेंड्स अपॉन वो कैसे प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, ओबेसिटी, लेकिन तो मेरा एक क्वेश्चन सॉरी, हाँ, आपसे है या कि ओबेसिटी तो यूजुअली वैसे भी डेवलप हो जाती है लड़कियों में, which is very common, like one of us is obese, like 4 लड़कियां तो उसमें से 3 obese ही होती हैं। तो यूजुअली ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है ना कि ओबेसिटी हो जाती है। अब ओबेसिटी के कंट्रोल के लिए हमारे पास कोई मेडिकेशन नहीं है। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ओबेसिटी के कंट्रोल के हमारे पास कोई मेडिकेशन एज सच है नहीं। जहां तक रहा जाए तो बाहर भी हमें डायरेटिक्स दे देते हैं कि भाई आपने डायरेटिक्स ले लिया और आपका जो भी है वो डाइजेस्ट हो गया और आपका बॉडी फैट खत्म हो गया। लेकिन यूजुअली उससे हमारा वाटर जो फैट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बट फैट नहीं कम हो पाता। तो मतलब इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे कि ये वेदर ओबीज है पेशेंट और वेदर उसको PCOS का मसला है? क्योंकि फर्स्ट सिम्टम तो मेरे ख्याल से ओबेसिटी होती है ना। जी जी, इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे पेशेंट्स ओबीज हों। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमने, ओवेरियन सिंड्रोम हमने लीन एंड थिन पेशेंट्स में भी देखा है, एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट एज कम्पेयर टू ओबीज पेशेंट। ठीक है, ओबेसिटी में तो हमें पता है कि पेरिफेरल फैट ज्यादा है, जो एब्डोमिनल फैट है वो बहुत ज्यादा है, और उसमें सारी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स गुड कि हम उसका वेट रिड्यूस करके हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। लेकिन द प्रॉब्लम कम जहाँ पे पेशेंट खुद लीन है, 45 kg उसका वेट है, 50 kg उसका वेट है, तो हम उसमें और क्या करें। ठीक है, इसमें इस पेशेंट में ये है कि हम अगर 1 or 2 kg वेट ही रिड्यूस कर लें, उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट हम एक टाइम इंटरवल के लिए दें, तो इसमें हार्मोनल नॉर्मल आने की चांसेस हो जाते हैं। लेकिन द थिंग इज के बेसिक जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ठीक होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट के सिम्टम्स बेटर होना शुरू हो जाएंगे। सो ओबेसिटी राउंड अबाउट 40 50 60% ऑफ पेशेंट में है, सारे पेशेंट में ओबेसिटी इतना इशू है, लेकिन ज्यादा पेशेंट कंपैरेटिवली ओबीज होते हैं, बट वी हैव टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट।
थैंक यू डॉक्टर समदाना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर फरहत आपसे है। कुछ जो विमेन्स होती हैं, स्पेशली जो यंग एज की जो लड़कियां होती हैं, उनको एक्नी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हाउ इज एक्नी लिंक विद पीसीओएस? और क्या हर दफा एक्नी जो है वो पीसीओएस का सिम्टम है, या इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट? सो या डॉक्टर फरहत। जी, एक्ने जरूरी नहीं है कि पीसीओएस की वजह से ही हो, क्योंकि जब हम पीसीओएस को हमें डायग्नोज करना है तो उसमें हम एटलीस्ट हमारे पास 2 सिम्टम्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें हमने उसकी हिस्ट्री पहले लेनी है। हिस्ट्री में अगर उसकी पीरियड्स का कोई इशू आ रहा है, सेकंड उसको साथ एक्ने स्टार्ट हो गया है, और कहीं पे वो कहती है कि कहीं कहीं मुझे फेस पे बाल भी फील होने लगे हैं, तो फिर उसको आप पीसीओएस में लेके जाए। फिर हमने कंफर्म करने के लिए एक उसका स्कैन कर लेंगे, एब्डोमिनल स्कैन करेंगे उसको देखने के लिए कि ओवरीज की क्या कंडीशन है। अगर ओवरीज ओके हैं तो कुछ जरूरी नहीं है कि बच्ची को पीसीओएस की प्रॉब्लम। अगर उसके पीरियड्स रेगुलर है तो जरूरी नहीं, क्योंकि यंग एज में एट पुबर्टी बच्चों के फेस पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एक्नी जो पीसीओएस से रिलेटेड है, उसमें एक्नी में थिक मोटे मोटे वो दाने से बनते हैं, वो नॉर्मल सी एक्नी नहीं होती जैसे बच्चों को नॉर्मली होती है। इसमें वो बहुत ज्यादा फेस उसका भरा हुआ होता है बच्चों का, तो उससे आपको पता चलता है। लेकिन प्लस एक सिम्टम और जरूर होना चाहिए, जैसे आपकी नेक है, एक्जिला है, उन्हें कोई पिगमेंटेशन तो नहीं आ रही, थिकनेस ऑफ स्किन तो नहीं आ रही, फिर आप उसको कह सकते हैं। डायग्नोज पहले करें तो फिर उसको पीसीओएस की लाइन पे लेके जाएंगे। अगर वो पीसीओएस में फिट नहीं होती तो वो रोज एट प्यूबर्टी जैसे नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट स्किन वालों से करवाएंगे, तो उससे वो हो जाते ठीक। ठीक, थैंक यू डॉक्टर क्योंकि अगर फरहत। पीसीओएस होगा, सॉरी, अगर पीसीओएस होगा तो वो उस ट्रीटमेंट से फिर कवर नहीं होगा, फिर आपको अपने तरीके से उसको लेके चलना पड़ेगा, फिर वो अच्छा। कवर होगा। सही। अच्छा, मेरा इसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट सवाल डॉक्टर नाहिद से होगा। डॉक्टर नाहिद, आर यू विद अस? यस। डॉक्टर नाहिद, मुझे ये बताएगा कि जैसे लेट्स सपोज मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक लड़की है, उसको इरेगुलर पीरियड्स नहीं है, बट उसको जो है वो एक्नी है, ऐसी एक्नी जो उसकी कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, और उसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी अगर हमारे पास कोई केस स्टडी आए, या जरूरी तो नहीं है ना, जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि सारे सिम्टम्स नहीं होते, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगी कि फर्स्ट लाइन मतलब किस तरफ, किस डायरेक्शन में वो मूव करे, अगर उसको जो है वो एक्नी है, लेकिन साथ में वो ओबीज भी हो रही है, एंड मैं पीरियड्स उसके इस तरह से हैं कि लाइक 28 डे की साइकिल नहीं है, बट 30 डे की साइकिल है, तो वुड इट दैट बी कंसिडर इन द पीसीओएस की सिम्टम्स में, या क्या? देखिए, वही बात हो गई डॉक्टर साहब वाली कि हम पहले उसकी ब्रीफ हिस्ट्री तो लेंगे। एक्नी जरूरी नहीं है कि आपका जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पीसीओएस रिलेटेड ही हो। समटाइम्स आपके स्किन का टाइप भी वैसा होता है। तो और ये जो आप सोच रहे हैं कि एक्नी सिर्फ मुझे ही ट्रीट करनी है फॉर द पीसीओएस, पीसीओएस को हम एक्सक्लूड करेंगे पेशेंट में से कि आइदर वो पीसीओएस की तरफ है या नहीं। रेगुलर साइकिल है, ओबीज है, फैमिली आपका उसका देखेंगे सारा कि भाई वहां से उसको तो पूरे सब ओबीज तो नहीं है, क्या है उसकी हिस्ट्री सारी वो होगी। और आप स्किन वाले को भी कंसल्ट करोगे, जरूरी नहीं है कि उसको कोई स्किन का प्रॉब्लम हो, कोई रिएक्शन हो जिसकी वजह से उसको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो रूल आउट आप जरूर करोगे कि ये हो सकता है कि पीसीओएस का भी उससे कोई लिंक हो, लेकिन ये फौरन से कह देना कि नहीं आप ओबीज भी इसलिए हो रहे हो कि आप पीसीओएस हो, क्योंकि डॉक्टर साहब वाली बात कि लीन और थिन पेशेंट भी हमने पीसीओएस में देखे हैं। और अल्ट्रासाउंड स्कैन आप करवाते हो, तो वो भी लीन आप। लीन इंसान के अंदर भी मतलब चाहे हाँ उसको बिल्कुल, पीसीओएस, क्योंकि ओवरवेट नहीं काफी, जाएगा? बिल्कुल अच्छा। काफी दफा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के कि भाई हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हम वेट देख रहे होते हैं वही कि हम बीएमआई जो हम करते हैं वो उस पे भी वो पेशेंट फिट आ रहा होता है, हम उसको देखते हैं कि भाई ना उसका वेट गेन है, रेगुलर साइकिल की हिस्ट्री होती है, तो फिर वही हम अल्ट्रासाउंड जो 12th डे पे कराते हैं कि भाई फॉलिकल साइज क्या बन रहा है, वो उस पे जाके हमें फिर वो डायग्नोस होता है कि नहीं आप जो है वो पीसीओएस की तरफ जा रहे हो। तो फिर वही होता है कि फिर उसको आप सिंपल मेटफॉर्मिन पे या उस पे रख के आप उसको कहो कि आप 1-2 साइकिल के बाद आप उसको ट्रायल दे दो कि आप कंसीव करो।
ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर नाइद। आतिफा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है या वी शुड मूव टुवर्ड्स कि हम कोई मैसेज इन लोगों से कम्युनिकेट करा लें टू द एंटायर पैन पाकिस्तान थ्रू दिस प्लेटफॉर्म? मेरा शाहिदा से क्वेश्चन है, मिस शाहिदा से। यूजुअली हम लोग मिस शाहिदा के क्लिनिक गए थे, वहां पर हमने ये क्लिनिक देखा। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपके पास यूजुअली रूरल एरिया के तकरीबन उस तरह के लोग आते होंगे, तो इन इन लोगों का कितना परसेंटेज है उस एरियाज में पीसीओज और इनफर्टिलिटी का तो आई होप कितना नहीं होगा, बट पीसीओज का कितना ज्यादा वहां पर परसेंटेज है? बिकॉज मुझे लगता है कि जितना ये फैलता जा रहा है तो ऑब्वियसली रूरल एरिया में भी ये होता होगा, कि जितना हमारी अर्बन आवाम में आजकल हर दूसरी बंदी को पीसीओज है, तो आई थिंक ये रूरल में भी इसी तरीके से होगा। डॉक्टर शाहिदा, आप क्या बोलेंगे? एक सेकेंड। अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनमें अगर 10 पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड के, तो 10 में से तकरीबन 6 को पीसीओस होता है यहाँ। अच्छा, अच्छा। तो हालांकि यूजुअली मुझे खुद पता है कि 5 में से एक को है, मगर यहाँ बहुत ज्यादा पीसीओस आजकल बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा। और अनवांटेड हेयर्स और ये सब देख के जब मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनको एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे हैं, इसके अलावा ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है। और किसी किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल आता है, उसमें प्रॉब्लम, मगर ये कुछ चीजें जब मैं देख लेती हूँ कुछ साइन सिम्टम्स के बाद, अगर मैं उनका अल्ट्रासाउंड करती हूँ तो वो चीज वाजिब हो जाती है कि ये है। तो मुझे तो लग रहा है काफी है और बढ़ता जा रहा है, और उसके बढ़ने की वजह जो है मुझे लगता है कि हमारी जंक फूड से। अच्छा, लेकिन कोई ऐसी इनिशियल टेस्ट है, मतलब कि अगर मैं जाऊं, मुझे लगे कि मेरे यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रही है, मर्दाना बाल आ रहे हैं, ठीक है, और मेरा बिल्कुल, इसमें हम जो है एक्चुअली ये भी वजह होती है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन या छोर, तो मेल हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से फीमेल में ये चीज हो सकती है। तो उसके लिए हम हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, उससे भी डायग्नोज हो सकता है, अल्ट्रासाउंड से भी हो सकता है। ठीक, मतलब दो इनिशियल स्टेज पे हम उससे एक हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे और एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिससे हमें हद तक पता चलता है कि वेदर ये पेशेंट जो पीसीओएस में फॉल करता है या नहीं करता। जी ठीक, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू मिस शाहिदा। आई थिंक अब हम जो है डॉक्टर संधाना से जो है इस प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंटायर पैन पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज अपना देना चाहें, जस्ट टू गेट सेफ विद पीसीओएस, एंड इफ दे हैव इट तो इट इज ट्रीटेबल एंड इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। सो डॉक्टर संधाना, आप अपने इस प्लेटफॉर्म से अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। थैंक यू। डॉक्टर समदाना है नहीं अभी यहाँ पे। Oh, okay. So I think we lost her. Dr. Farad, if you can, please. Thank you. जी, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि जब मदर्स को कोई प्रॉब्लम बच्चों में नजर आ रहा होता है, इनके हेयर ग्रोथ हो रही है या बच्चों के पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जरूर डॉक्टर्स के पास लेके जाने के बजाय मेरे डॉक्टर्स के पास अजीब ही कॉन्सेप्ट है, वो उनको लेकर अपनी बच्चे को उधर जाती है कि मेल के पास जा रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फीमेल के पास लाते हुए डरते हैं कि लोग कहेंगे कि ये बच्ची है, इसको आप ले डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए मदर्स में कि अगर आपकी बच्ची को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जरूर कंसल्ट कर लें। तो जरूरी तो नहीं है ना कि अल्लाह खैर करेगा, आप गायनी के भी तो इश्यूज होते हैं, तो उसमें लेके आना चाहिए। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि हम हैं एशियन लोग, हमें डायबिटीज का इशू बहुत ज्यादा है, हमें पीसीओएस का इशू बहुत ज्यादा है, हमें ओबेसिटी का इशू बहुत ज्यादा है। दूसरे कंट्रीज में 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर अगर बीएमआई हो तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हमारा जैसे 25 से ऊपर जाता है हमारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। जो पाकिस्तानी फीमेल्स है उनके लिए 88 सेंटीमीटर उन्होंने वेस्ट रखी कि इससे ज्यादा नहीं होती, इससे ज्यादा हुई तो आप ओबेसिटी में चले गए। आप 25 से आपका बीएमआई ज्यादा हुआ तो ओबेसिटी में आप चले जाते हैं, अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। और वो जो डायबिटीज वाला आपका था कि होती है पेशेंट्स को नहीं होती, वो इसलिए होती है कि हम लोगों का एशियन लोगों में डायबिटीज के चांसेस ज्यादा है, शुगर लेवल बढ़ रहे हैं। हर पेशेंट का जीटीटी करवा लें, जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका जीटीटी भी जरूर करवा लें, ताकि उसको आप गाइड कर सकें कि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है,
आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जरूरी है कि अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे फीमेल्स में कि अपनी बच्चों को स्टार्ट से ही अगर कोई इशू आया है तो उनको चेक करवा लें, उस इशू को बढ़ने ना दें। क्योंकि स्टार्टिंग में तो चले वो हो सकता है मैनेजेबल, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू नीड हम करते हैं। अब जी हेयर ग्रोथ है, फिर हेयर ग्रोथ को की तरफ चल पड़ते हैं। अब इनफर्टिलिटी है तो फिर इनफर्टिलिटी की तरफ चल पड़ते हैं, फिर इस तरह मैनेज करते हैं। ये डॉक्टर फरहत, आप ये मैसेज देना चाह रही हैं कि अगर अर्ली सिम्टम्स हो, आप बेसिकली आपका मैसेज जो है वो मदर्स के लिए है कि अगर आपको अपने बच्चों में या कोई सिम्टम नजर आए तो उसमें आप परेशान ना हो, आप डॉक्टर के पास जाएं। इट डजेंट मैटर कि हमेशा हम जो सोच रहे हो वही बीमारी हो, या अगर हो गई है तो उसमें भी आप परेशान ना हो। ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। दैट्स योर मैसेज बेसिकली। यस। डॉक्टर अच्छा, संदाना, थैंक यू कोई डॉक्टर। मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? सॉरी, व्हाट्स आपको योर आवाज? क्वेश्चन? जी, मैं जी कह जी। रही हूँ, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पीसीओएस के हवाले से, हाँ हाँ जी। इनफर्टिलिटी के हाँ हवाले बिल्कुल, से? एक्चुअली हाँ जी जी, बीच में कनेक्शन ब्रेक डाउन हो रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर फरहत का मैंने पूरा सुना ही नहीं, बट द सेम कि बच्चियां हैं या रिप्रोडक्टिव एज गर्ल्स हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट, राइट। बहुत सी ट्रीटमेंट अगर हम दे दें, लेकिन अगर वेट रिडक्शन नहीं की और फास्ट फूड्स या जंक फूड्स, मेनली वाइट फ्लोर वगैरह या प्रोसेस्ड फूड हमने अपनी डाइट से हटाई नहीं और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड ना किया, सो दिस इज द प्रॉब्लम विच विल रन थ्रू आउट द लाइफ। सेकेंड, मेरा ये एक आप मतलब मैसेज देना है कि एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स या जितने भी एक्टिविटीज हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जाहिर है हम लोग का जो दौर है दैट इज द दौर, वो उसमें हम लोग मोबाइल फोन्स और लैपटॉप देके हम काफी देर तक बैठे रहते हैं। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं दीज आर मच मोर रिड्यूस्ड, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। सो मेरी उसमें माइंड में ये है कि जो भी पैथोलॉजी हो, बेसिकली ट्रीट द पैथोलॉजी, सिम्टम्स एंड साइंस विल इम्प्रूव इटसेल्फ, ठीक है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। पेशेंट जब हमारे पास ओपीडीज में हॉस्पिटल आते हैं तो वी फोकस ऑन डाइट, न्यूट्रिशन, एज वेल एज जो उसका वेट रिडक्शन है, और उसके अलावा जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पे हम बहुत फोकस करते हैं। रेस्ट जो वो उनके सिम्टम्स होते हैं दे आर ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। थैंक यू डॉक्टर संजाना। इन दी एंड मैं डॉक्टर नाहिद आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से अगर स्पेशली उन खवातीन के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहें जो इनफर्टिलिटी से लड़ रही हैं या इनफर्टिलिटी को फेस कर रही हैं, तो कोई एक एक मैं क्या, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन एक उनके लिए एक मैसेज अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाहें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू। वही बात है डॉक्टर संदाना वाली कि आप लाइफ स्टाइल अपना चेंज करें। मैं 9 साल जो है वो बिल्कुल इंटीरियर में भी काम कर चुकी हूँ और वहां पर इनफर्टिलिटी मैंने बहुत देखी। हाँ, बेसिकली वही डॉक्टर साहब वाली बात है कि हम बच्चों को पहले जब बच्चे होते थे, स्कूल में जाते थे तो वो ग्राउंड्स में खेलते थे। अब वो स्कूल भी नहीं है, बच्चों की एक्टिविटीज बड़ी लिमिटेड हो गई हैं। लैपटॉप, मोबाइल, बच्चे बैठे रहते हैं, वहीं पे हम उनको जंक फूड्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो वहीं पे वो खा रहे होते हैं और वहीं पे फिर सो जाना होता है। तो एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है बच्चों की। तो वो माओ को स्पेशली बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जहां तक इनफर्टिलिटी का है, जाहिर है एक बच्ची को एक माँ ही डेवलप कर रही होती है, तो अगर वो शुरू से कॉन्शियस रहती है, उसको थोड़ा सा आप समझाएं और बताएं। मेरे ख्याल में आजकल पीसीओएस जो डॉक्टर साहब की बात है कि माएँ लेकर भी आती हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट होता था कि बच्चों को, कोई भी लड़कियों को प्रॉब्लम होती थी, माएँ अवॉइड करती थी कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। अब वो थोड़ी सी मिथ टूटी है। अब पेशेंट्स आते हैं, गांव में बराड़ियों में भी लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग आके हमें दिखाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इस तरह से ये होता है कि कम से कम हम उस बच्ची को, या शुरू में जो पीरियड्स आते हैं, एनोवुलेशन होता है, उसकी वजह से इरेगुलर साइकिल होता है, तो माएँ परेशान होके थोड़ा आती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर हुआ है हमारे मुल्क में। और मेरे ख्याल में जैसे आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो अगर थोड़ा सा टीवी पे भी कोई ऐसा छोटा प्रोग्राम आप लोग दिखा दें, क्योंकि पीसीओएस बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल में वो भी हेल्पफुल होगा।
बाकी जितना हो सकता है हम मदर्स को गाइड तो करते हैं, और मेरे ख्याल में कि ये बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाहिद। अच्छा शाहिदा, इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप डीकेटी को प्रेजेंट करें इस प्लेटफॉर्म से कि डीकेटी इस कॉज के लिए काम कर रहा है एंड किस तरह से काम कर रहा है, और मतलब ऑडियंस को आप अगर इस प्लेटफॉर्म से डीकेटी की तरफ या डीकेटी के जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ अगर आप राग़िब करना चाहें तो आप एक मैसेज अपना कम्युनिकेट करा दें आप यहाँ से। थैंक यू। डीकेटी जो है उसका ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है बहुत सी चीजों के हवाले से, जैसे पीसीओस, अब ये पीसीओस भी है, फैमिली प्लानिंग है, और पैक वगैरह, एमबीए, बहुत सी चीजों की ऐसी ट्रेनिंग दी है, पोस्ट नेटल, एंटीनेटल, पोस्टपार्टम हेमरेज, हर चीज के बारे में इतना गाइड किया और इतनी अच्छी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स दी हैं कि मैं समझती हूँ कि एक जो अनट्रेन फीमेल, अनट्रेन एलएचवी जो थी, जैसे अपना काम तो सब कर रहे थे, मगर जो नई नई अवेयरनेस अपडेट हो रही है, तो ये डीकेटी की वजह से बहुत लोग अपडेट हो रहे हैं। और स्पेशली उसमें मिडवाइफ्स हैं, मिडवाइफ्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्हें क्लिनिक्स बना के दिए जो नहीं बना सकते थे, उन्हें हेल्प की है। और गांव तक, शहर सिर्फ नहीं, गांव तक ये चीजें पहुंचाई हैं कि वहां भी ये अवेयरनेस हो। और बहुत से लोग जो है वो इनफर्टिलिटी, सॉरी, फैमिली प्लानिंग पर आए हैं डीकेटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें काउंसलिंग करना सिखाई है स्पेशली। और एक माँ और बच्चे की सेहत के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, वो बताई हैं कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग करके पेशेंट जो है वो बहुत सी डिजीज से वो बच सकती है। और पीसीओएस का बताया, तो अब जिन्हें पीसीओएस है वो तो है, लेकिन अगर जिन्हें नहीं भी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें लगता है कुछ ऐसे साइंस होते हैं, पैचेस हो जाते हैं बॉडी पे, या अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, या कुछ भी एक्नी हो जाती है ज्यादा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो क्योंकि हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, तो पेशेंट्स को पहले से इस चीज का पता होगा कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो हम जाएं, हम अपने डॉक्टर से रुजू करें इस बारे में। तो अगर डीकेटी हमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता, हमें अवेयरनेस नहीं देता, तो हो सकता है इसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हम स्किप कर देते, और वो पेशेंट की हम काउंसलिंग तो करते मगर उस तरीके से नहीं करते। थैंक यू सो मच शारदा फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आप सबका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फरज सलीम, डॉक्टर समदाना, हमें दूसरी बार फिर से वेबिनार में ज्वाइन करने का। इसके अलावा डॉक्टर नहीद, आपने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, एंड थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा। मिस शाहिदा, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई। और इन दी एंड हम इसको इसी बात पे कंक्लूड करते हैं कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, अगर आपको पीसीओएस से बचना है, इनफर्टिलिटी से बचना है, बेस्ट यही है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना अपनाएं और अपनी बॉडी को इतना हेल्दी करें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच हिबा for hosting this show for us. So thank you everyone. Inshallah, see you next time. Bye bye. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू हाफिज। सो मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज।